नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अल्टीमेट ऑडियो बुक पर बहुत-बहुत स्वागत है। अभी तक हमने क्लास 11th की बात कर रहे थे, एनसीईआरटी की क्लास 11th की, जिसमें हमने अभी तक 11 विषय पढ़े हुए हैं। इन 11 विषयों में अभी तक आपको कुछ 2 पार्ट मिले हैं। कौन से 11वें विषय में? लेकिन ये हमारा जो बुक है, इस बुक का जो पार्ट है, इस बुक का जो नाम है, वो है विश्व इतिहास के कुछ विषय। तो 11वां विषय है, 11th विषय है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट में। अभी तक हम जापान और चीन की बात कर रहे थे, इसी में हम चीन की बात को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नए जनवाद की स्थापना 1949 से 65 के बीच में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सर्वहारा की तानाशाही जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, से भिन्न नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और भूमि स्वामित्व को धीरे धीरे खत्म किया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण इलाकों में पीपल्स कम्यून्स, जहां लोग इकट्ठे पड़ने के जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे, शुरू किए गए। 1958 तक लगभग 26,000 ऐसे समुदाय थे जो कि कृषक आबादी का 98% था। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्वहारा की तानाशाही। तो यह शब्द कार्ल मार्क्स द्वारा प्रयोग किया गया था। यानी सर्वहारा शब्द किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा, जिसमें यह बल दिया गया था कि अमीर वर्ग की दमनकारी सरकार को श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी सरकार प्रतिस्थापित कर देगी और यह मौजूदा अर्थ में अधिनायक तंत्र नहीं होगा। माओ पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए जन समुदाय को प्रेरित करने में सफल रहे। उनकी चिंता समाजवादी व्यक्ति बनाने की थी, जिसकी 5 चीजें प्रिय होंगी: पितृभूमि, जनता, काम, विज्ञान और जनसंपत्ति। किसानों, महिलाओं, छात्रों और अन्य गुटों के लिए जन संस्थाएं बनाई गई। उदाहरण के लिए ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन के 760 लाख सदस्य थे। ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन के 32,90,000 सदस्य थे। लेकिन ये लक्ष्य और तरीके पार्टी में सभी लोगों को पसंद नहीं थे। 1953-54 में कुछ लोग औद्योगिक संगठनों और आर्थिक विकास की तरफ ज्यादा ध्यान देने के लिए कह रहे थे। लियो साओची और तंग सियाओफिंग ने कम्यून प्रथा को बदलने की कोशिश की, क्योंकि यह बहुत कुशलता से काम नहीं कर रही थी। घरों के पिछवाड़ों में बनाई गई स्टील औद्योगिक लिहाज से अनुपयोगी था। दर्शनों का टकराव। समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादियों और दक्षता की बजाय विचारधारा पर माओ की बल देने की आलोचना करने वालों के बीच संघर्ष चला। जहां माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा था, जो उन्होंने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए शुरू की। पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाजों और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स, मुख्यतः छात्रों और सेना का इस्तेमाल किया गया। छात्रों और पेशेवर लोगों को जनता से ज्ञान हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। विचारधारा साम्यवादी होना पेशेवर ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। दोषारोपण और नारेबाजी ने तर्कसंगत बहस की जगह ले ली। सांस्कृतिक क्रांति से खलबली का दौर शुरू हो गया। पार्टी कमजोर हो गई और अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में भारी रुकावट आई। 1960 के उत्तरार्ध से प्रवाह बदलने लगा। 1975 में एक बार फिर पार्टी ने अधिक सामाजिक अनुशासन और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने पर जोर दिया, ताकि चीन से शताब्दी के खत्म होने से पहले एक शक्तिशाली देश बन सके। 1978 से शुरू होने वाले सुधार। सांस्कृतिक क्रांति के बाद राजनीतिक दांवपेचों की प्रक्रिया शुरू हुई। तंग सियाओफिंग ने पार्टी पर नियंत्रण मजबूत बनाए रखा और साथ ही देश में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्री लक्ष्य की घोषणा की। यह था विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास। पार्टी से सवाल जवाब न करने की हद तक बहस की इजाजत थी। इस नए और आजाद वातावरण में, जैसे कि 60 साल पहले 4 मई के आंदोलन के समय था, नए विचारों का रोमांचकारी भंडार फूट पड़ा। 5 दिसंबर 1978 को दीवार पर लगे एक पोस्टर ने
पांचवी आधुनिकता का दावा किया कि लोकतंत्र के बिना अन्य आधुनिकताएं कुछ भी नहीं बन पाएंगी। उसने गरीबी न हटाने पर लैंगिक शोषण खत्म न कर पाने के लिए सीपीपी की आलोचना की। इसके लिए उसने पार्टी के अंदर से ही ऐसे दुर्व्यवहारों का उदाहरण पेश किए। इन मांगों को दबाया गया, लेकिन 1989 में 4 मई के आंदोलन की 17वीं सालगिरह पर बहुत से बुद्धिजीवियों ने ज्यादा खुलेपन के और कड़े सिद्धांतों सू साओजी को खत्म करने की मांग की। बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों के प्रदर्शन को क्रूरतापूर्वक दबाया गया। दुनिया भर में इसकी कड़ी आलोचना हुई। सुधार के बाद के समय में चीन के विकास के विषय पर दोबारा बहस शुरू हुई। पार्टी द्वारा समर्थित प्रधानमंत्री मजबूत राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से जुड़ाव पर आधारित है। आलोचकों का कहना है कि सामाजिक क्षेत्रों, पुरुषों और महिलाओं के बीच बढ़ती हुई असमानताओं से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और बाजार पर जो भारी महत्व दिया जा रहा है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। अंत में पहले के पारंपरिक विचार पुनर्जीवित हो रहे हैं, जैसे कि कन्फ्यूशियसवाद और यह तर्क कि पश्चिम की नकल करने के बजाय चीन अपनी परंपरा पर चलते हुए आधुनिक समाज बना सकता है। यहाँ पर देखिए एक चित्र बना हुआ है। 1978 के सुधारों के बाद चीनी लोग स्वच्छंद रूप से उपभोक्ता सामग्री खरीदने में समर्थ होने लगे। ताइवान का किस्सा। चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काई शेक 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। 1894 से 95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में यह जगह चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी थी और तब से वह जापानी उपनिवेश बनी हुई थी। कायरो घोषणापत्र 1943 और पोट्सडैम उद्घोषणा 1949 के बाद द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिली। फरवरी 1947 में जबरदस्त प्रदर्शनों के बाद कुओमिंतांग ने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी की निर्ममतापूर्वक हत्या करवा दी। चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, बोलने की और राजनीतिक विरोध करने की आजादी छीन ली और सत्ता की जगहों से स्थानीय आबादी को पूरी तरह बाहर कर दिया। फिर भी उन्होंने भूमि सुधार लागू किया, जिसके चलते खेती की उत्पादकता बढ़ी। उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया, जिसके चलते 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा। अर्थव्यवस्थाओं जो मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी लगातार वृद्धि करती गई, लेकिन अहम बात यह है कि अमीर और गरीब के बीच का भी अंतराल घटता गया। ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण और भी नाटकीय रहा। 1975 में चियांग की मौत के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ और 1887 में जब फौजी कानून हटा लिया गया, यहाँ पर 1987 हुआ, हटा लिया गया तथा विरोधी दलों को कानूनी इजाजत मिल गई, तब इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी। पहले स्वतंत्रता मतदान ने स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजनीतिक स्तर पर अधिकांश देशों के व्यापार मिशन केवल ताइवान में ही है। उनके द्वारा ताइवान में पूर्ण राजनीतिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं, क्योंकि ताइवान को चीन का हिस्सा माना जाता है। मुख्य भूमि के साथ पुनः एकीकरण का प्रश्न अभी भी विवादास्पद मुद्दा होकर रहा है। यद्यपि खाड़ी पार के संबंध चीन और ताइवान के मध्य सुधर रहे हैं, ताइवानी व्यापार और निवेश मुख्य भूमि में बड़े पैमाने पर हो रहा है। आवागमन कहीं अधिक सहज हो गया है। संभवतः चीन ताइवान को एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लेने में सहमत हो जाएगा, अगर ताइवान पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कोई कदम उठाने से परहेज करता है। अब कोरिया की कहानी। आधुनिकीकरण की शुरुआत। 19वीं सदी के अंत में कोरिया के जोशोन वंश 1392 से 1910 ने आंतरिक और सामाजिक संघर्ष का सामना किया और इसके साथ ही उसे चीन, जापान और पश्चिमी देशों का विदेशी दबाव भी सहना पड़ा। इन सब के बीच कोरिया ने अपनी सरकारी संरचनाओं, राजनयिक संबंधों, बुनियादी ढांचे एवं समाज के आधुनिकीकरण के लिए सुधार नीतियां लागू की। दशकों के राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद साम्राज्यवादी जापान ने 1910 में अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया, जिससे 500 वर्ष से अधिक समय से चले आ रहे जोसोन राजवंश का अंत हो गया। किंतु कोरियाई लोग जापानियों द्वारा किए जा रहे कोरियाई संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों के दमन से काफी नाराज थे। आजादी के इच्छुक कोरियाई लोगों ने जापानी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना की और कैरो, याल्टा और पोट्सडैम सम्मेलनों जैसे अंतरराष्ट्रीय बैठकों में विदेशी नेताओं से अपील करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजे। जापानी औपनिवेशिक शासन 35 साल के बाद
अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ समाप्त हुआ। हालांकि यह कोरिया के भीतरी और बाहरी स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं का लगातार प्रयास था जो जापान की हार के बाद कोरिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर पाया। मुक्ति के बाद कोरियाई उपद्वीप को अस्थायी रूप से 38वीं समांतर रेखा से दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ और दक्षिणी क्षेत्र में यूएन द्वारा संचालन किया गया, किंतु दोनों ही क्षेत्र जापानी सेना को भंग करने के लिए परिश्रम करते रहे। हालांकि 1948 में उत्तर और दक्षिण में अलग अलग सरकारें स्थापित होने के साथ यह विभाजन स्थायी रूप से स्थापित हो गया। युद्धोत्तर राष्ट्र। जून 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना और उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट सेना चीन सेना के समर्थन से शीत युद्ध का काल एक छद्म युद्ध शुरू हुआ। जुलाई 1953 में 3 साल बाद यह युद्ध विराम समझौते से समाप्त हुआ। कोरिया हमेशा के लिए विभाजित हो गया था। कोरियाई युद्ध से न केवल बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति को नुकसान हुआ, बल्कि मुक्त बाजार, आर्थिक विकास और लोकतंत्रीकरण भी धीमी गति से हुआ। युद्ध के दौरान जारी की गई मुद्रा एवं राष्ट्रीय खर्च के कारण मुद्रास्फीति की कीमतें अचानक बढ़ गईं। इसके अलावा औपनिवेशिक काल के दौरान निर्मित औद्योगिक सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। नतीजन दक्षिण कोरिया को अमेरिका की आर्थिक सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यद्यपि दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमैन री 1948 में कोरियाई युद्ध के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अवैध संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 बार अपना प्रशासन काल बढ़ाया। अप्रैल 1960 में नागरिकों ने इस तरह की धांधली से होने वाले चुनावों के खिलाफ विरोध किया और री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसको कोरिया में अप्रैल क्रांति के नाम से जाना जाता है। एक प्रोत्साहन के रूप में शुरू हुई इस क्रांति से री के प्रशासन काल के दौरान लोगों की दबी हुई भावनाएं प्रदर्शनों और मांगों के रूप में उठने लगी। हालांकि री प्रशासन के इस्तीफे के बाद स्थापित हुई लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता आंतरिक विभाजन और संघर्ष के चलते नागरिकों की मांगों को उचित उत्तर नहीं दे पाई, बल्कि सुधारवादी राजनीतिक शक्तियां उभरी और छात्र आंदोलनों के एकीकरण आंदोलन का रूप ले लिया। सेना के अधिकारियों द्वारा इसका समर्थन नहीं मिला। मई 1961 में जनरल पार्क चुंग ही और अन्य सैन्य अधिकारियों के सैन्य तख्तापलट द्वारा लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका गया। तीव्र औद्योगिकरण एवं मजबूत नेतृत्व। अक्टूबर 1963 के चुनाव में सैन्य नेता पार्क चुंग ही राष्ट्रपति बने। पार्क प्रशासन ने देश में आर्थिक विकास के लिए एक राज्य आधारित निर्यात उन्मुख नीति अपनाई। सरकार की 5 वर्षीय आर्थिक योजनाओं ने बड़े कारपोरेट फर्मों का समर्थन किया, रोजगार के विस्तार पर भारी जोर दिया और कोरिया की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया। 1960 के दशक से कोरिया का अभूतपूर्व आर्थिक विकास शुरू हुआ, जब राज्य नीति आयात प्रतिस्थापन औद्योगिक ISI से निर्यात पर केंद्रित हो गई। निर्यात उन्मुख नीति के तहत सरकार ने श्रम घनिष्ठ हल्के औद्योगिक उत्पादों जैसे वस्त्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें कोरिया का तुलनात्मक लाभ था। 1960 और 1970 के दशक के दौरान पुनः लघु उद्योगों से उच्च मूल्य वर्धित भारी और रासायनिक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस्पात, अलौह मशीनरी, जहाज निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उत्पादन को आर्थिक विकास की दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों के रूप में चुना गया। 1970 में ग्रामीण जनसंख्या को प्रोत्साहन और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए नया गांव सैमोल आंदोलन की शुरुआत हुई। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को निष्क्रिय और निराशावान जीवन से सक्रिय और आशावान बनाना था। इस अभियान द्वारा ग्रामीण लोगों को अपने गांवों के विकास और समुदाय की जीवन शैली को सुधारने के लिए सशक्त किया गया। आगे जाकर इस अभियान का औद्योगिक संयंत्रों और शहरी क्षेत्रों के आसपास के इलाकों के विकास के लिए विस्तार किया गया। आज कोरिया अन्य विकासशील देशों के साथ जो अन्य विकास प्रयासों में सैमोल आंदोलन के सिद्धांत को अपनाना चाहते हैं, इस आंदोलन से प्राप्त ज्ञान और अनुभव बांट रहा है। मजबूत नेताओं, प्रशिक्षित अफसरों, आक्रामक उद्योगपतियों और सक्षम श्रम बल के संयोजन से कोरिया आज सारे विश्व को अपनी आर्थिक वृद्धि से चौंका रहा है। महत्वाकांक्षी उद्यमी सरकारी प्रोत्साहनों से निर्यात को बढ़ाने और नए उद्योगों के विकास में सक्षम रहे। उच्च स्तर की शिक्षा ने भी कोरिया के आर्थिक विकास में योगदान दिया। कोरिया के औद्योगिकरण की शुरुआत से ही लगभग सभी कोरियाई श्रमिक दल पहले से ही साक्षर थे और प्रगति के नए कौशल प्राप्त करने के लिए तैयार थे। इसके साथ साथ कोरिया ने अपनी खुली आर्थिक नीति के
द्वारा अन्य देशों के अधिक उन्नत संस्थानों और तकनीकों को अपने देश में लाना शुरू कर दिया। विदेशी निवेश और कोरिया की उच्च घरेलू बचत दर ने औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने में मदद की, जबकि विदेशों में दक्षिण कोरियाई श्रमिकों के प्रेषण ने समग्र आर्थिक विकास में योगदान दिया। पार्क प्रशासन की दीर्घकालीन शक्ति का आधार कोरिया का आर्थिक विकास था। पार्क के द्वारा किए गए संविधान संशोधन से वह तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में खड़े हुए और 1971 में पुनः चुना गया। अक्टूबर 1972 में पार्क ने यूशिन संविधान घोषित करके कार्यान्वित किया, जिसने स्थायी अध्यक्षता को संभव बनाया। यूशिन संविधान के तहत राष्ट्रपति को कानून के क्षेत्राधिकार और प्रशासन पर पूर्ण अधिकार था और किसी भी कानून को आपातकालीन नियम के रूप में निरस्त करने का भी एक संवैधानिक अधिकार था। राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार प्रणाली के साथ देश के आर्थिक विकास में प्रगति के लिए लोकतंत्र एक तरह से अस्थायी रूप से निलंबित हो गया। हालांकि 1979 में दूसरे तेल संकट से देश की आर्थिक नीतियों, जो कि भारी रासायनिक उद्योग के मुख्य निवेश रखती थी, में काफी बाधाएं आई। इसके साथ साथ छात्रों, विद्वानों और विपक्ष ने लगातार यूशिन संविधान के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि पार्क प्रशासन ने आपातकालीन उपायों के आह्वान और राजनीतिक अस्थिरता का दमन कर दिया। इस आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच पार्क का प्रशासन अक्टूबर 1979 में पार्क चुंग-ही की हत्या के साथ खत्म हो गया। लोकतंत्रीकरण की मांग और निरंतर आर्थिक विकास, लोकतंत्रीकरण की इच्छा पार्क चुंग-ही की मृत्यु के साथ बढ़ी, लेकिन दिसंबर 1979 में फिर एक बार एक सैन्य नेता चुन डू-हवन की अगुवाई में सैन्य तख्तापलट का मंच तैयार हुआ। मई 1980 में चुन के सैन्य गुट के विरुद्ध लोकतंत्र की मांग करने वाले छात्रों और नागरिकों द्वारा राष्ट्र के प्रमुख शहरों में विभिन्न विरोध प्रदर्शन हुए। सैन्य दल ने पूरे देश में मार्शल कानून को लागू करके लोकतंत्र आंदोलन को दबा दिया, किंतु ग्वांगजू शहर में विशेष रूप से छात्र और नागरिक लगातार मार्शल कानून को समाप्त करने की मांग करते रहे। हालांकि चुन के सैन्य दल ने लोकतंत्रीकरण के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज को दबा दिया। उसी वर्ष के अंत में चुन यूशिन संविधान के तहत एक अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति बने। चुन प्रशासन ने अपनी सरकार को स्थिर बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रभाव का मजबूती से दमन किया। हालांकि चुन प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण से कोरिया के आर्थिक विकास को 1980 के 1.7% से बढ़ाकर 1983 तक 13.2% तक कर दिया और मुद्रास्फीति को भी कम कर दिया। आर्थिक विकास ने शहरीकरण, शिक्षा के स्तर में सुधार और मीडिया की प्रगति को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप नागरिकों में अपने राजनीतिक अधिकारों की आत्म जागरूकता बढ़ी, जिसमें राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन की मांग की गई। मई 1987 में एक विश्वविद्यालय के छात्र की अत्याचारों से हुई मौत की घटना के बाद नागरिकों ने लोकतंत्रीकरण के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए, जिसको चुन प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। इसके बाद चुन सरकार के खिलाफ लोकतंत्रीय आंदोलन में न केवल छात्रों बल्कि मध्य वर्ग के नागरिकों ने भी भाग लिया। इन प्रयासों के चलते चुन प्रशासन को संविधान में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार मिला। कोरियाई लोकतंत्र का एक नया अध्याय इस प्रकार से शुरू हुआ। कोरियाई लोकतंत्र और IMF संकट। नए संविधान के अनुसार 1971 के बाद से पहला प्रत्यक्ष चुनाव दिसंबर 1987 में हुआ, लेकिन विपक्षी पार्टियों की एकजुटता में विफलता के कारण चुन के सैन्य दल के साथ ही सैन्य नेता रो ताए-ऊ का चुनाव हुआ। हालांकि कोरिया में लोकतंत्र जारी रहा। 1980 में लंबे समय से विपक्षी नेता रह चुके किम यंग सैम ने एक बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी बनाने के लिए रो की पार्टी से समझौता किया। दिसंबर 1992 में दशकों से चल रहे सैन्य शासन के बाद एक नागरिक नेता किम को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। नए चुनाव में एवं सत्तावादी सैन्य शक्ति के विघटन के फलस्वरूप एक बार फिर लोकतंत्र की शुरुआत हुई। नए प्रशासन की निर्यात नीति के तहत सैमसंग, हुंडई और LG सहित कुछ कंपनियां 1990 की शुरुआत तक वैश्विक प्रमुखता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। सरकारी समर्थन के साथ कोरियाई कंपनियों ने पूंजी प्रधान व्यवसाय और रासायनिक उद्योगों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में भी निवेश करना शुरू किया। दूसरी ओर सरकार ने औद्योगिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान देना जारी रखा। इस बीच कोरिया के बाजार को अन्य देशों के लिए खोलने के लिए नौ उदारवादी दबाव में किम प्रशासन ने 1996 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में शामिल होने का निर्णय लिया।
और कोरिया की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के प्रयास शुरू किया। लेकिन व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, वित्तीय संस्थानों द्वारा खराब प्रबंधन, संगठनों द्वारा बेईमान व्यापारिक संचालन के कारण कोरिया को 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF द्वारा आपात वित्तीय सहायता के जरिए संभालने की कोशिश की गई। यही नहीं, इस आर्थिक संकट में पूरे देश ने एक साथ प्रयास किए। नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण भुगतान के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया। दिसंबर 1997 में एक लंबे समय के बाद कोरिया में पहली बार शांतिपूर्ण हस्तांतरण के द्वारा विपक्षी पार्टी के नेता किम डे जुंग सत्ता में आए। सत्ता में दूसरा शांतिपूर्ण हस्तांतरण 2008 में हुआ, जब रूढ़िवादी पार्टी के नेता ली माइंग बाक प्रगतिशील पार्टी रो न्यू ह्यूम प्रशासन के बाद अध्यक्ष चुने गए। 2012 में रूढ़िवादी पार्टी की नेता पार्क खन हे पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। पार्क खन हे पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई 2012 में। उनके पिता पार्क चुंग ही की राजनीतिक विरासत के कारण उन्हें अपने कार्यकाल की शुरुआत में बहुत समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन अक्टूबर 2016 में जब यह बात उठी कि उनके स्थान पर उनके एक नजदीकी मित्र गुप्त रूप से सरकारी मामलों का प्रबंधन करते थे, तब राष्ट्रव्यापी विरोध एवं प्रदर्शनों के फलस्वरूप मार्च 2017 में उन पर महाभियोग चला और उन्हें कार्यालय से हटा दिया गया। मई 2017 में तीसरी बार शांतिपूर्ण हस्तांतरण के द्वारा मून जे इन ने राष्ट्रपति पद संभाला। ये यहाँ पर एक तस्वीर देख रहे होंगे, जो वर्तमान कालीन सियोल शहर की एक तस्वीर दिखाई दे रही है। 2016 में नागरिकों के नेतृत्व में किए गए कैंडल लाइट विरोध में देश के लोकतांत्रिक कानून और प्रणालियों की सीमाओं के भीतर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे नागरिकों का शांतिपूर्वक प्रदर्शन कोरियाई लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है। कोरियाई लोकतंत्र आर्थिक विकास का कर्जदार है, लेकिन यह देश गणतंत्रवाद को प्रोत्साहित करने वाले कोरियाई नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता ही है जिसने आज इस देश को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। आधुनिकता के दो मार्ग। औद्योगिक समाजों ने एक दूसरे के जैसे बनने की बजाय आधुनिकता के अपने अपने मार्ग अपनाए। ताइवान का किस्सा और कोरिया की कहानी के साथ साथ चीन और जापान का इतिहास दिखाता है कि किस तरह अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों ने आजाद और आधुनिक देश बनाने की बिल्कुल अलग राहें तैयार की। जापान अपनी आजादी बनाए रखने में सफल रहा और पारंपरिक हुनर और प्रथाओं को नए तरीके से इस्तेमाल कर पाया। तथापि कुलीन वर्ग के नेतृत्व में हुए आधुनिकीकरण ने एक उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया और एक शोषणकारी सत्ता को बरकरार रखा, जिसने विरोध और लोकतंत्र की मांग का गला घोंट दिया। उसने एक औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की, जिससे उस क्षेत्र में बैर की भावना बनी रही और अंदरूनी विकास भी प्रभावित हुआ। जापान का आधुनिकीकरण ऐसे वातावरण में हुआ जहां पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों का प्रभुत्व था। हालांकि जापान ने अपनी नकल की, पर साथ ही अपने हल ढूंढने की कोशिश भी की। उनकी नकल की और साथ में हल ढूंढने की कोशिश भी की। जापानी राष्ट्रवाद पर इन मजबूरियों का प्रभाव है। एक और जहां जापानी एशिया को पश्चिमी आधिपत्य से मुक्त करने की उम्मीद करते थे, दूसरे लोगों के लिए यही विचार साम्राज्य का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई। यहाँ का उल्लेख करना जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक संस्थानों के सुधार और रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने के लिए केवल परंपराओं को पुनर्जीवित करने या जबरदस्ती उन्हें पकड़े रखने या संभालने का सवाल नहीं था, बल्कि उन्हें नए और अलग रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने की बात थी। उदाहरण के लिए मेजी स्कूल पद्धति ने यूरोपीय और अमेरिकी प्रथाओं के अनुरूप नए विषयों की शुरुआत की, किंतु पाठ्य चर्चा का मुख्य उद्देश्य निष्ठावान नागरिक बनाना था। नैतिक शास्त्र का विषय पढ़ना अनिवार्य था, जिसमें सम्राट के प्रति वफादारी पर जोर दिया जाता था। इसी तरह परिवार में और रोजमर्रा की जिंदगी में आए बदलाव विदेशी और देसी विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाने की कोशिश को दर्शाते हैं। चीन का आधुनिकीकरण का सफर बहुत अलग था। पश्चिमी और जापानी दोनों ही किस्म के विदेशी साम्राज्यवाद ने सारे नियंत्रण को कमजोर बनाया और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था तोड़ने के लिए माहौल बना दिया। इसके चलते ज्यादातर लोगों को बहुत से दुख दर्द सहने पड़े। युद्ध, सामंतवाद, लूटमार और गृह युद्ध ने बहुत से लोगों की जान ले ली। जापानी हमले की बर्बरता से भी भारी तादाद में लोगों की जानें गई। प्राकृतिक त्रासदियों ने बोझों को और बढ़ा दिया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में परंपराओं को ठुकराया गया और राष्ट्रीय एकता तथा सुदृढ़ता को निर्मित करने के रास्तों की तलाश की गई।
चीन के साम्यवादी दल और उसके समर्थकों ने परंपरा को खत्म करने की लड़ाई लड़ी। उन्हें लगा कि परंपरा जन समुदाय को गरीबी में जकड़े हुए है, महिलाओं को अधीन बनाती है और देश को अविकसित रखती है। साम्यवादी दल ने लोगों को मत अधिकार एवं सत्ता देने की बात की, परंतु वास्तव में उसने बहुत ही केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की। साम्यवादी कार्यक्रम की सफलता ने उम्मीद का वादा किया, लेकिन दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था ने मुक्ति और समानता के आदर्शों को ऐसी नारेबाजी में बदल दिया जो लोगों को चालाकी से प्रभावित कर अपने काबू में लाने का काम आती थी। तथापि इससे शताब्दियों पुरानी असमानताएं हट गईं, शिक्षा का विस्तार हुआ और जनता के बीच एक जागरूकता पैदा हुई। पार्टी ने जब बाजार संबंधी सुधार किए और चीन को आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बनाने में कामयाब हुई, जबकि राजनीतिक व्यवस्था अब भी कई कड़े नियंत्रण में है, अब समाज में बढ़ती असमानताओं का सामना कर रहा है और सदियों से दबी परंपराएं पुनर्जीवित होने लगी हैं। यह नई स्थिति एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि चीन किस तरह से अपनी धरोहर को बरकरार रखते हुए अपना विकास कर सकता है। दोस्तों, आपको अगर हमारा ऑडियो बुक अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अल्टीमेट ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।